हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी, रजिस्टर्स एंड ट्राई स्टेट लॉजिक या ट्राई स्टेट डिवाइसेस। तो क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का ये आज दूसरा लेक्चर है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेक्चर के अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। So what is program and data memory? The microprocessor memory is divided into program and data memory। यानी कि जो माइक्रोप्रोसेसर की मेमोरी होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रोग्राम और एक डाटा मेमोरी। क्या होता है प्रोग्राम मेमोरी? प्रोग्राम मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट सेविंग प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी कि जो परमानेंटली सेव होने वाले प्रोग्राम होते हैं, वो जो परमानेंटली एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो प्रोग्राम मेमोरी बेसिकली हमारी रोम होती है, जिसमें परमानेंट सेविंग का प्रावधान होता है, ठीक है। और वो प्रोग्राम जो कि हर बार हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, वो सेव किए जाते हैं। सेकेंड है डाटा मेमोरी। Data memory is used for temporarily storing and keeping intermediate results and variables। यानी कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय हमें जो रिजल्ट्स को स्टोर करना है, या फिर जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको स्टोर करना है, या फिर जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो कहीं पे थोड़ा स्पेस लेगा, ठीक है। वो कहाँ पे स्पेस लेगा? वो लेगा बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होगा, टेम्परेरीली वो स्टोर होगा। तो वो कहाँ पे स्पेस लेगा? वो लेगा डाटा मेमोरी में जाके वो स्पेस लेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके वो स्पेस लेगा। सो डाटा मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरिंग एंड कीपिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड वेरिएबल्स। सो प्रोग्राम मेमोरी को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। प्रोग्राम मेमोरी रोम is used for permanent saving of a program being executed। यानी कि जो कोड हमें एग्जीक्यूटेड करना है, जो हमें परमानेंट, जो हमें कोड एग्जीक्यूट करना है सिस्टम को रन करने के लिए, उसको हम परमानेंट सेव करते हैं, क्योंकि हर बार उस सिस्टम को रन करने के लिए उस कोड की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम उसे कहाँ सेव करते हैं? हम उसे रोम में सेव करते हैं। द मेमोरी इज रीड ओनली। मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी, डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग मेड इन कंपाइलर। कंपाइलर में जो सेटिंग होती है उसके हिसाब से ये, मतलब उसी के हिसाब से जो है ये रीड ओनली नॉन चेंजेबल होती है। कंपाइलर के बारे में आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। प्रोग्राम मेमोरी में ऑल्सो बी यूज टू स्टोर अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए भी प्रोग्राम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम स्टोर्ड इन प्रोग्राम मेमोरी ओनली। माइक्रोप्रोसेसर कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? जो कि उसकी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं। अगर उसकी प्रोग्राम मेमोरी में आपने कोई प्रोग्राम स्टोर नहीं किया है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को उठा ही नहीं पाएगा, उस इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा, उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर काम करेगा, उन्हीं सेट ऑफ डाटा जो आपने इंस्ट्रक्शंस उसमें प्रोवाइड कराई हैं अपनी माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, उन्हीं पे ही वो अपना जो भी कंपटीशन होता है, जो भी उसके अंदर उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन होता है, वो उन्हीं के ऊपर कर सकता है। डाटा मेमोरी और देखेंगे ध्यान से इसको। टू परफॉर्म अ टास्क फ्रॉम अ माइक्रोप्रोसेसर वी नीड टू कॉल अ इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। यानी कि जब अभी मैंने आपको बताया, अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो कहाँ पे सेव होगा? वो टास्क के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो प्रोग्राम मेमोरी में सेव होंगी। तो जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हमें जो इंस्ट्रक्शन कॉल करना पड़ेगा वो कहाँ से करना पड़ेगा? वो प्रोग्राम मेमोरी में से कॉल करना पड़ेगा। द इनपुट डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। इनपुट डाटा, जो हम डाटा इनपुट देंगे जिसपे ऑपरेशन हमें करना है, नीड्स अ टेम्परेरी स्टोरेज। यानी कि उसे एक टेम्परेरी स्टोरेज की जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड डाटा मेमोरी। और उस टेम्परेरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? डाटा मेमोरी बोलते हैं। द डाटा मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। डाटा मेमोरी मेनली दो तरीके की होती है। पहला हमारा होता है रजिस्टर्स और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। हम देखेंगे क्या होते हैं ये।
तो रजिस्टर्स। तो ये बेसिकली जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक रजिस्टर बैंक है, ठीक है। इन दिस फिगर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर शोन। इसमें 6 जनरल पर्पस यानी कि ऐसे रजिस्टर जिसको हम किसी भी काम में उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे 6 रजिस्टर्स आपको दिखाए गए हैं जिनके नाम है बी, सी, डी, ई, एच एंड एल। ये आपको 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपको दिखाए हैं और इनके जो बॉक्सेस हैं इनमें 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो रजिस्टर्स हैं आपके कितने बिट के रजिस्टर्स हैं, ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। जैसे पिछले आपके लेक्चर में आपको बताया था कि 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर ऑपरेशन ऑफ 16 बिट, यानी कि फॉर 16 बिट ऑपरेशन, अगर आपको कोई 16 बिट का ऑपरेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, हम इनका पेयर बना सकते हैं, यानी कि BC का एक पेयर बना लें, DE का एक पेयर बना लें, HL का एक पेयर बना लें। हमें अगर 16 बिट का कोई ऑपरेशन करना है तो हम इनकी पेयरिंग करके हम 16 बिट का ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो फॉर 16 बिट ऑपरेशन दे कैन बी कंबाइंड एज अ पेयर लाइक BC, DE एंड HL, ठीक है। The user can use register to copy and store the data bytes from the appropriate instructions, यानी कि जो यूजर है वो कॉपी कर सकता है, स्टोर कर सकता है डाटा बाइट्स को, ठीक है, इन रजिस्टर्स के अंदर इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारी कहाँ पे सेम है इंस्ट्रक्शंस, वो हमारी कहाँ पे सेम है, प्रोग्राम मेमोरी में सेम है। तो प्रोग्राम मेमोरी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करके डाटा मेमोरी के ऊपर ऑपरेशन वो इजीली कर सकता है। कहाँ पे, और वो कहाँ पे करेगा ऑपरेशन, BC, DE, HL इन रजिस्टर्स के साथ आप यूज करके इनका कभी भी इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है एक्यूमुलेटर A8। द एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर। ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर है, लेकिन इसका अलग से नाम लिखा है एक्यूमुलेटर। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ALU, क्योंकि ये ALU का पार्ट होता है, ठीक है। दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर 8 बिट डाटा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि जो भी आप अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ALU में करते हैं वो बेसिकली कहाँ होते हैं, वो एक्यूमुलेटर में होते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है एक तरीके से, जिसके अंदर हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो बेसिकली इसी में ही होते हैं, और ये ALU का पार्ट होता है, 8 बिट का होता है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिजल्ट आता है ऑपरेशन करने के बाद वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप कभी भी कमांड देंगे रिजल्ट देखने के लिए तो आपको एक्यूमुलेटर का मेमोरी लोकेशन आपको देना पड़ेगा, उसी पे ही जाके डाटा स्टोर होता है, उसी पे ही जाके डाटा स्टोर हुआ होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज रजिस्टर A। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज रजिस्टर A, यानी कि इसको एक रजिस्टर A भी इसको नाम दिया जाता है, इसका नाम रजिस्टर A भी होता है। नेक्स्ट इज फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है एक्यूमुलेटर के जस्ट एडजेसेंट, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर भी आपका 8 बिट का रजिस्टर है। इट इज अगेन 8 बिट रजिस्टर, लेकिन ये क्या बताता है, इसका काम होता है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको उसकी कंडीशन क्या है, उसमें किस कंडीशन में काम हो रहा है, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को बताता है। वेरियस कंडीशन ऑफ ऑपरेशन, इट शोज द वेरियस कंडीशन ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन की कंडीशन को ये बताता है। जैसे कि मैंने बराबर में इसको आपको फिगर बना के दिखाया है नीचे, तो जो D0 के नीचे लिखा है CY, अगर आप कोई ऑपरेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, उसमें कैरी जनरेट होती है, तो ये जो CY है, ये CY क्या होगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सेट होगा आपको पता चल जाएगा कि इस ऑपरेशन में कैरी जनरेट हुई है। ऐसे ही D2 पे जो है वो लिखा है P। अगर कोई पैरिटी बिट का उपयोग हो रहा है, पैरिटी बिट का उपयोग आप कर रहे हैं अपने किसी ऑपरेशन के अंदर, तो पैरिटी बिट वाला जो आपका D2 रजिस्टर है, D2 जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक इस तरीके से एक्सिलरी कैरी AC होता है ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी मतलब कि अगर 4th बिट से 5th बिट की तरफ कोई कैरी आपकी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, 4-4 बिट के हम पेयर बनाते हैं, 4-4 बिट के हम ग्रुप्स बना के हम ऑपरेशन करते हैं, तो अगर 4th बिट से अगर 5th बिट की तरफ कोई कैरी ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन में आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपका 4th बिट से 5th बिट की तरफ कोई कैरी आपकी फॉरवर्ड हो रही है। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं और आपके ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आ जाता है तो जो D6 है वो है 0 फ्लैग, उस समय 0 फ्लैग सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि जो आपका ऑपरेशन है उसका रिजल्ट 0 आया है, ठीक है।
जीरो क्योंकि दो कंडीशन में आ सकता है, जीरो एक कंडीशन में जब भी आ सकता है कि जब आपका ऑपरेशन सही से ना हो रहा हो तब भी रिजल्ट जीरो हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट जीरो होगा, ठीक है, तभी ये फ्लैग आपका सेट होगा। अगर प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी से जीरो आ रहा होगा तो आपका ये फ्लैग सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एस साइन फ्लैग होता है, अगर कोई साइन नंबर है, आपने साइन नंबर का यूज किया है तो ये साइन फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप साइन नंबर्स ये सब आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भली भांति पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका, देयर आर टू 16-bit रजिस्टर टू होल्ड मेमोरी एड्रेस। दो 16-bit रजिस्टर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर उसका नाम है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। जो भी हम मेमोरी का एड्रेस देते हैं, जहां से भी डाटा उठाना होता है, उस एड्रेस को होल्ड करते हैं ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ये रजिस्टर 16 बिट का इसलिए होता है क्योंकि जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो 16 बिट का एड्रेस होता है। हमारा जो भी एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन का वो हमारा 16 बिट का एड्रेस होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने दिया कोई एड्रेस हुआ हमारा 5231 यानी कि हेक्साडेसिमल 5231, तो 5 का क्या बाइनरी होगा 0101, फिर 2 का बाइनरी क्या होगा 0010, फिर 3 का बाइनरी क्या होगा 0011, और फिर 1 का बाइनरी क्या होगा 0001। तो कितनी बिट्स हो गई टोटल 16 बिट हो गई। तो इस तरीके से जैसे 5231 मैंने आपको बताया, ये एक एड्रेस हो गया, ठीक है, किसका हो गया किसी मेमोरी लोकेशन का हो गया, और इसका साइज क्या हो गया 16 बिट। तो इसलिए 16 बिट के दो रजिस्टर्स हमने यहाँ पे यूज में लाए हैं। 16 बिट के रजिस्टर्स का काम क्या होगा, ये जो है मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेंगे। द माइक्रो प्रोसेसर यूज प्रोग्राम काउंटर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसका जो सीक्वेंस होगा कि किसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो, वो सीक्वेंस जो होता है वो कौन अपने पास रखता है उस सीक्वेंस को, वो सीक्वेंस हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम के सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है वो अपने अंदर होल्ड करके रखता है, सीक्वेंसर ऑफ एग्जीक्यूशन को पॉइंट करता है। द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज पॉइंट द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड। ये क्या करता है, अपने अंदर वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है जिसको आप जो आपको अगला बाइट मतलब आप समझ रहे हैं, बाइट मतलब 8 बिट के जो आपके दो हैं, 8 बिट के जो सभी 16 बिट बना है ना, तो ये जो आपका बाइट जो नेक्स्ट बाइट आपकी मेमोरी से निकालनी है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उस एड्रेस को अपने अंदर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जैसे ही वो फैच हो जाती है क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, और जो अगला वाला एड्रेस होता है नेक्स्ट एड्रेस सीक्वेंस का नेक्स्ट एड्रेस जो होता है, जो भी प्रोग्राम का नेक्स्ट एड्रेस होता है उसको वो अपने अंदर ले आता है और फिर उसको फेच करता है, फिर इंक्रीमेंट हो जाता है एक, फिर नेक्स्ट एड्रेस को करता है। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम का सीक्वेंस होता है उसका जो एड्रेस है वो 1 बाय 1 अपने अंदर लेके आता है और उस एड्रेस को जो है वो फेच करता है, ठीक है। जो भी वो एड्रेस होता है, जहां से भी मेमोरी एड्रेस जहां से भी डाटा फेच करना होता है उसे फेच करता है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, ये पॉइंट करता है, ये बताता है कि इस मेमोरी एड्रेस को आपको उठा के फेच करना है, इस मेमोरी एड्रेस पर जो डाटा पड़ा है उसे आपको लेके आना है। फिर आगे यही बताया, व्हेन द मेमोरी लोकेशन इज फेच, द मेमोरी लोकेशन से डाटा ले आया जाता है, फेच मतलब डाटा उठा के ले आना। द पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन टू बी फेच्ड, यानी कि जो अगली मेमोरी लोकेशन जहां से डाटा उठाना है उसको पॉइंट करना वो स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर। ये भी 16 बिट रजिस्टर है, इसका भी काम मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज करते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है देखिए, इट पॉइंट्स अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी कॉल्ड स्टैक, ठीक है। रीड राइट जो मेमोरी होती है उसकी मेमोरी लोकेशन ये जो है उसे पॉइंट करता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। स्टैक क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय लोडिंग अ 16 बिट एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर में 16 बिट का एड्रेस हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है, जो कि रीड राइट मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। स्टैक क्या होता है, स्टैक बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से हम आगे स्टैक को देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो इट
पॉइंट्स अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी में ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैक बोलते हैं। तो ये होता है आपका प्रो स्टैक पॉइंटर। उसके बाद रजिस्टर्स था, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल मेमोरीज। एक्सटर्नल मेमोरीज क्या होते हैं ये देख लीजिए। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज रेफर्ड एज एक्सिलरी स्टोरेज। एक्सिलरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है बेसिकली, इज अ डिवाइस दैट कंटेन्स ऑल एड्रेसेबल डाटा स्टोरेज, ठीक है, सारा एड्रेसेबल डाटा स्टोरेज इसके अंदर होता है, दैट इज नॉट इनसाइड द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज और मेमोरी, यानी कंप्यूटर के मेन स्टोरेज में नहीं होता है, जैसे हम बाहर से एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नली एक्सेस करते हैं। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैन बी रिमूवेबल और नॉट नॉन रिमूवेबल। ये रिमूवेबल भी हो सकता है, रिमूव भी कर सकते हैं, और नॉन रिमूवेबल भी हो सकता है। टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। एंड एक्सेसिबल ओवर वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, यानी कि इसको आप वायर से कनेक्ट भी कर सकते हैं या फिर वायरलेस भी इसको कनेक्शन आप दे सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज एनेबल यूजर टू स्टोर डाटा सेपरेटली फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी से अलग डाटा स्टोर करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और मेन मेमोरी एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। अगर आपको ये जो आपकी मेमोरी सिस्टम की मेमोरी आपकी कम पड़ रही है तो आपको बहुत कम पैसों में इसे बाहर से कनेक्ट करके, खरीद के बाहर से कनेक्ट इसे कर सकते हैं, बहुत सस्ती आपको ये मार्केट में अवेलेबल है। इट इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी विदाउट ओपन अप अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम को आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बिना खोले ही ये सिस्टम की जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यह है डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर्स हमारे अभी आपने देखा ABCDEHL, ठीक है, इसमें जो डाटा ट्रांसफर है वो किस किस तरीके से हो सकता है, तो कुछ बेसिक हमने 4 तरीके आपको बताए हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला देखिए डाटा ट्रांसफर बिटवीन 2 रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर करना। जैसे एग्जाम्पल, टू मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर सी, यानी कि अगर कोई रजिस्टर बी में कोई कंटेंट पड़ा है उसे रजिस्टर सी में मूव कराना है, तो ये हो गया रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफर, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा है डाटा ट्रांसफर टू स्पेशल रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन, यानी कि हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना है डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है, डाटा है उसे ट्रांसफर करना है किसी रजिस्टर में या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे, तो कैसे करेंगे, मूव डाटा 28H, मान लीजिए 28H कोई डाटा है, ठीक है, उसे आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है किसमें, रजिस्टर बी में, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर, अगर कोई मेमोरी लोकेशन दी हुई है, उस मेमोरी लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, उसे रजिस्टर में आप ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेमोरी लोकेशन 2100 दी हुई है, अब इस 2100 लोकेशन के ऊपर कहीं पे कोई डाटा पड़ा होगा 2100 लोकेशन पे, उसको रजिस्टर बी में ट्रांसफर करना है, तो ये भी एक तरीका है। डाटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एक्यूमुलेटर, ये भी एक तरीका है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक्यूमुलेटर में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से दें, हम एक्यूमुलेटर ए में या फिर रजिस्टर ए में हम कोई भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे बेसिकली 4 तरीके के हमने डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन बताया रजिस्टर के अंदर, किस तरीके से आप डाटा को ट्रांसफर या मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्राई स्टेट डिवाइसेस या फिर ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट डिवाइसेस हैज 3 लॉजिक्स, इसमें 3 लॉजिक होते हैं बेसिकली, लॉजिक 0, लॉजिक 1 एंड हाई इंपेडेंस। ट्राई स्टेट डिवाइसेस हैव अ थर्ड लाइन कॉल्ड एनेबल, ये 3 पिन का बेसिकली एक डिवाइस होता है, ठीक है, और जो इसकी एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है और जो तीसरी पिन होती है उसे हम इनेबल बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे। व्हेन इनेबल इज एक्टिवेटेड, जब इनेबल को हम एक्टिवेट करते हैं, ट्राई स्टेट लॉजिक वर्क लाइक एन ऑर्डिनरी लॉजिक डिवाइस, जब इनेबल पिन आपकी एक्टिवेटेड होती है, चाहे वो एक्टिवेटेड हाई एक्टिवेटेड हो चाहे वो लो एक्टिवेटेड हो, जब वो एक्टिवेटेड होती है तो आपका जो डिवाइस होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, वो ऑर्डिनरी लॉजिक डिवाइस की तरह वर्क करता है, जैसे आपके लॉजिक डिवाइस ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, उसकी तरह काम करता है। When enable pin is deactivated, the tri-state logic device goes into high impedance state as if it were disconnected from the system। ये जैसी इसकी enable pin को deactivate कर देते हैं तो इसके अक्रॉस एक high impedance हो जाता है, ठीक है, और तो क्या होता है उस समय आउटपुट जो होता है वो 0 हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरह से होता है, ठीक है, ये देखिए ये आपका ट्राई स्टेट इन्वर्टर है बेसिकली, देखिए 2 डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, इसमें 2 इनपुट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं और एक इनेबल पिन आपको दिखाई दे रही है। तो अगर फिगर ए की बात करें तो ये एक्टिव हाई
आपका इनेबल जो इसका है वो क्या है, इनेबल करने के लिए इसको एक्टिव हाई करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है इन फिगर ए ऑफ ट्राई स्टेट इन्वर्टर व्हेन इनेबल पिन इज हाई, जब इनेबल पिन को हाई करते हैं इट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर। जब भी इसको आप, ये इन्वर्टर है आपको दिखाई दे रहा है, नॉट गेट है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही आप इनेबल पिन को फिगर ए में एक्टिव हाई करते हैं तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको लो कर देते हैं तो इसके अक्रॉस हाई इंपिडेंस आ जाएगी, और हाई इंपिडेंस की वजह से क्या होगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपका फिगर बी में आप देखिए ये एक्टिव लो के लिए काम करेगा, यानी कि जब एक्टिव लो होगा आपका इनेबल पिन उस समय ये जो है बिल्कुल एकदम इन्वर्टर की तरह काम करेगा, और जब इस एक्टिव हाई हो जाएगा ये, जब इनेबल पिन को आप हाई कर देंगे, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा ये, उस समय इसमें हाई इंपिडेंस स्टेट आ जाएगी, ये हाई इंपिडेंस स्टेट की तरह आपका वर्क करेगा, आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा। एक ट्राई स्टेट बफर है, ट्राई स्टेट बफर भी बिल्कुल सेम वही चीज है। बफर का काम क्या होता है, थोड़ी देर होल्ड करना डाटा को और उससे फिर आगे पास कर देना। तो ट्राई स्टेट बफर जो पहला वाला ए वाला है, ये बिल्कुल एज इट इज है, जो भी इसका इनपुट होगा, अगर लॉजिक 1 होगा तो लॉजिक 1 देगा, लॉजिक 0 होगा तो लॉजिक 0 देगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरा वाला जो है वो आपका एक्टिव लो के लिए बनाया गया है, यानी कि जब भी एक्टिव लो होगा, जब भी इनेबल लो होगा उस समय क्या होगा, ये आपका बिल्कुल बफर की तरह वर्क करेगा, एकदम नॉर्मल बफर की तरह वर्क करेगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। लेकिन जैसे ही इसका आप इनेबल पिन को हाई कर देंगे तो इसके अक्रॉस हाई इंपिडेंस स्टेट आ जाएगी, क्या होगा, ये आपका हाई इंपिडेंस स्टेट में काम करने लगेगा, और ये जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि डिस्कनेक्टेड है सिस्टम से, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो यूज होता है, ये बहुत सारी हमारी मेमोरीज का जो रीड राइट ऑपरेशन हम करते हैं, ठीक है, तो रीड राइट ऑपरेशन करते टाइम हमें 3 पिन कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे आगे। जैसे अभी हम डिटेल में मेमोरीज को देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का, तो वहां पे हमें बेसिकली इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आपका लेक्चर था आज। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज दूसरा ही लेक्चर है, और आगे पूरी लेक्चर सीरीज आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, और अपना पूरा सिलेबस इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।